हेलो बच्चों। आप लोग 10वीं कक्षा का 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे बिहार बोर्ड का। तो ये जो सीरीज आपका है ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें आपके साइंस के टोटल जो भी चैप्टर हैं उस सभी चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन कराया जाएगा और यहाँ से हम गारंटी देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसमें आसानी से आप जो है अधिकतर प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है हम लोग पहला टॉपिक लिए हैं, पहला चैप्टर लिए हैं और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे जहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, जहां से बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जाता है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है आपका ऊपर चलते हैं तो ये रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जो है उसके जो समीकरण है, समीकरण संतुलन करने के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। ठीक है, हालांकि आप चैप्टर पढ़े होंगे, ये क्विक रिवीजन सीरीज है तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है? तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, श्वेत प्रकाश के रूप में जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम का ये रिबन है, मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पर जो है कौन से प्रकाश उत्पन्न होता है? तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। ये क्रियाकलाप 1.1 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो यहाँ पर जो क्या होगा, श्वेत प्रकाश तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन क्या चीज में जलाते? देखिए जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पर जो है हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा एक प्रश्न बार बार आता है कि मैग्नीशियम रिबर को जो है सरेस पत्ता से क्यों रगड़ा जाता है उसको जलाने से पहले? तो उसका आप आंसर क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को सरेस पत्ता से रगड़ा जाता है जिससे उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हट जाए। होता क्या है कि जब मैग्नीशियम जो है वायु में स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिस वजह से जो है जब हम उसको जलाते हैं तो अच्छी तरह से वो जल नहीं पाता है। तो वो अच्छी तरह से जल पाए तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, तो उसको सरेस पत्ता से रगड़ा जाता है जिससे उसके ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है परत हट जाए। और दूसरा बात हम क्या बोले कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बनता है। और किस प्रकार का? तो श्वेत प्रकाश का निकलता है। किस प्रकार का निकलता है? तो श्वेत प्रकाश निकलता है। ठीक है, आगे है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जिसको CaOH का हॉल ट्वाइस कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम इसको जो है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना यहाँ पर दिया हुआ है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और जो जहां से ऑब्जेक्टिव बनता है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिए कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबर का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। मतलब ये कि जब हम मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, जो कि किस कलर का होता है? तो सफेद कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। और जो है लौ भी कैसा निकलता है? तो श्वेत लौ निकलता है, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जब हम लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्रियाकलाप 1.2 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट यानी कि सीसा का घोल लीजिए जो कि सफेद रंग का होता है। सीसा का घोल कैसा होता है? तो सफेद रंग का होता है।
और इसके जो है किससे अभिक्रिया करवाने के लिए बोला था, कैल्शियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। सब जो भी पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड भी जो है क्या है, सफेद रंग का होता है। तो जब हम जो है लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो लेड आयोडाइड जो कि पीले रंग का और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यहाँ पर हम समीकरण फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए, जब हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 के होल ट्वाइस प्लस का Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड प्लस जो है हमें पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपने 10वीं कक्षा में, अगर आप सिलेबस पूरे अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि जब एगो में से दूसरका में से निकल कर दूसरका में, मतलब एक दूसरे से जो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो है केमिकल है, लास्ट वाला जो तत्व है एक दूसरे से परिवर्तित हो जाता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन से उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.3 है। 1.3 में क्या बोल रहा है, तो क्रियाकलाप 1.3 में बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, आप याद रखिएगा कि तनु और सांद्र, ये याद रखिएगा, दो चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। तनु मतलब होता है पानी से मिला हुआ, अगर पानी उसमें हम मिला दें तो हो जाएगा तनु, और बिना पानी का रहे तो हो जाएगा सांद्र। तो जब किसी अम्ल में हम पानी मिला देते हैं तो हो जाता है तनु, और बिना पानी का रहे तो हो जाता है सांद्र। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और उसको जिंक के दानेदार जस्ते पर डालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे देखते हैं क्या हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए, इसका वो जो पॉइंट दिया हुआ था उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहां पर अभिक्रिया क्या बनेगा, अभिक्रिया बनेगा कि जिंक के दाने पर जो है जब हम HCl को डालते हैं, मान के चले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब जिंक के दाने पर जो है हम तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और अभिक्रिया आप देख लीजिए, यानी कि HCl प्लस जिंक क्लोराइड और H2 गैस हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, H2 गैस हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उससे क्या क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया से अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया से जो ये 4 चीजें होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन है। ये जो है सभी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये सभी चीजें परिवर्तन आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अच्छा, ये जो जब भी जो है आप याद रखिएगा कि जब भी H2 गैस निकलेगी, जब भी H2 गैस कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में H2 गैस निकलती है, ठीक है, तो ये जो है पोप ध्वनि के साथ निकलती है। किस ध्वनि के साथ निकलती है, पोप ध्वनि के साथ जो है निकलती है। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक जैसे यहां पर जो है हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया करवाते तो हमें क्या बना, जिंक क्लोराइड बना,
और H2 गैस निकला। कौन सी गैस निकला? H2 गैस निकला। ठीक है, जब H2 गैस निकला तो ये जो गैस निकल रहा है, तो ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा, किस ध्वनि के साथ निकलेगा? तो पोप ध्वनि के साथ निकलेगा। कौन से ध्वनि के साथ? तो पोप ध्वनि के साथ निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से अभिक्रिया वो दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि Mg प्लस O2 बनता है MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो रासायनिक समीकरण को जो हम लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण को दो तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं। पहला होता है कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जिसमें जो है ना, मतलब मात्रा समान नहीं हो, मतलब Mg इधर कितनों भी हो, इधर कितनों भी, उससे कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम संकेत लिखकर क्या हम मिला रहे हैं और क्या निर्माण हो रहा है, वो दोनों को लिखकर जब हम बनाते हैं तो वो हो गया आपका कंकाली रासायनिक समीकरण। जब उसकी मात्रा को मिला देते कि भाई 2 गो मैग्नीशियम इधर रहेगा तो 2 गो इधर भी रहेगा, 2 गो ऑक्सीजन इधर रहेगा तो 2 गो इधर भी रहेगा, तो ये जो जब हम मिला देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिकरण और रासायनिक समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव आता है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है आपका फिर से वही समीकरण दिया हुआ है जिंक वाला, कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी कि जब हम जो है जिंक को जो है H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 प्लस का H2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? H2 गैस निकलता है। तो जब जिंक को चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल से हो अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लास्ट में निकलता है। और ये किस ध्वनि के साथ निकलता है? तो पोप ध्वनि के साथ निकलता है। हाइड्रोजन गैस कौन से ध्वनि के साथ निकलता है? तो पोप ध्वनि के साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बताया गया है, आपको आता ही होगा रासायनिक समीकरण संतुलित करने का। कुछ जो है आपका रासायनिक नाम है, इसका नाम बता देते हैं। जैसे FeO को कहा जाता है फेरस ऑक्साइड, Fe3O4 को हो जाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी फेरस फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 को फेरस फेरिक ऑक्साइड और Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब आयरन की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। और ये जो है इसको कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम आयरन की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? तो जल के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है Fe3O4 प्लस का H2। अच्छा, Fe3O4 को क्या कहते हैं? तो आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, या इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब हम आयरन की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैग्नेटिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बताया गया है, जो कि आपको पहले से ही आता होगा। हम उसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि पहले से ही इसमें टिक आउट लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान से ऊपर या नीचे की ओर दर्शाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक अभिक्रिया हो रहा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है 340 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, तो CH3OH बोलते हैं, यानी मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसको वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वुड स्पिरिट के नाम से। याद रखिएगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? तो CH3OH, CH3OH, इसको मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार जब हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखते हैं तो यहां पर आपको सही से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हम समीकरण लिख देते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, यहां पर ऊपर में प्रकाश और नीचे में क्लोरोफिल लिखा रहेगा। तो C6H12O6 का निर्माण होता है, 6O2 का निर्माण होता है, प्लस 6H2O का निर्माण होता है। ये समीकरण आप जो है याद ही कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये समीकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समीकरण को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण क्या है, तो 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल। ये जो ऊपर में सूर्य का प्रकाश और नीचे में क्लोरोफिल है, इसको उत्प्रेरक कह सकते हैं, ताप कह सकते हैं, मतलब जो अभिक्रिया में एक्स्ट्रा भाग ले रहा है, जिसके ऊपर अभिक्रिया, जिससे अभिक्रिया इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसको ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। तो उत्पाद क्या बनता है? ये ग्लूकोज उत्पाद बनता है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, 6O2 प्लस H2O है। तो इस वीडियो में इतना ही, और पूरा एक जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अभी पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं किए हैं। इसी प्रकार जो है और भी टॉपिक का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आगे आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।